हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल डेडिकेटेड है उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी, रेलवे या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझको काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि सर एक नया इन्फॉर्मेशन मिला है, एक नया डाउट जो है स्टूडेंट्स के मन में है कि सर एसएससी को एनसीएस से रिप्लेस किया जा रहा है। एनसीएस का नाम है नेशनल करियर सर्विस। तो ये क्या खबर सही है और इसके क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इससे हमारी प्रिपरेशन में, हमारी एग्ज़ाम्स में, हमारे करियर में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और क्या सच है, क्या झूठ है, कितनी इन्फॉर्मेशन अभी सही में अवेलेबल है और कितने उसमें रूमर्स हैं। तो आइए इसमें हम इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर जुड़िए, जिससे हम आपको एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन जो भी आता है हम आपको सूचित कर सकें। और उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि हमारे व्हाट्सअप नंबर 8003378523 पर या हमारी ईमेल आईडी theory2practical@gmail.com पर आप हमें अपना एग्ज़ाम नेम लिख के भेज दें, तो जिससे हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर पाए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक में कि एसएससी टू एनसीएस जो चेंज हो रहा है उसके क्या आशय है, उसका क्या मतलब है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके मन में आ रखा होगा कि सर ये इन्फॉर्मेशन है, ये सही है, गलत है, कि हाँ ये रिप्लेस किया जा रहा है या क्या नहीं जा रहा है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही है कि एसएससी को एनसीएस में चेंज किया जा रहा है। और इसके प्रूफ जो देखने को मिले हैं वो ये देखने को मिले हैं, जो सबूत हैं। एक तो ये कि लोगो ऑफ एनसीएस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एनसीएस का लोगो बन गया है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है काम कर रही है और उन्होंने डिसीजन कुछ ले चुका है। अब मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि ये जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, आने वाला है, इसी टाइम में, इसी साल में ही इम्प्लीमेंट होगा या अगले साल में। इम्प्लीमेंट तो होगा ही होगा, और जहाँ तक खबर मिल रही है वो इसी साल में होने की काफ़ी इसकी अटकलें लगाई जा रही है, काफ़ी इसमें संभावनाएं हैं। तो हमने पहली बात तो ये करी, ये तो आपको मालूम पड़ गया कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में एनसीएस का लोगो आ चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एसएससी सीजीएल 2017 और एसएससी सीएपीएफ का नोटिफिकेशन जो अब तक आ जाना चाहिए था, जिसकी डेट 11 मार्च जैसे दे रखी थी और उसमें बताया था कि नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो भी लेट हो गई है और उसका कोई कारण नहीं दिया गया है, कोई भी रीज़नेबल कारण नहीं दे रखा है। पिछली बार तो ऑनलाइन हुआ था एग्ज़ाम, इसलिए थोड़ा उसको उन्होंने डिले किया था, वो बात समझ में आ रही थी, पैटर्न चेंज किया था काफ़ी। पर अब की बार कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था, पर तो भी इसके बावजूद उन्होंने चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ अंदर अंदर जो है इस प्रोसेस में कुछ चल रहा है। तो ये तो मैंने बताया कि प्रूफ कि हाँ कुछ तो हो ही रहा है। और बात यह है कि मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 99% चांस यही है कि इस साल से ही ये शुरू हो जाएगा। ये आपकी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सीजीएल 2017 और एसएससी सीएपीएफ और भी एसएससी के एग्ज़ाम, इसमें इसको लागू कर देने की बहुत बड़ी संभावना है। तो पहले तो हमारा ये पॉइंट हो गया। दूसरा हम समझेंगे, आप ये समझ जाइए कि ये जो चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो गजेटेड ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मतलब बात हो रही है यहाँ पे नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए ही इसको देखा जा रहा है। तो दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट ओनली, पहली बात तो ये। सो अगर आप इसके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो आपको ये वीडियो और जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है उसको आप ध्यान से सुने, पूरे कान से सुने। सेकंड पॉइंट ये है कि दोस्तों यहाँ पे वन टाइम कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर वेरियस एग्ज़ाम, इसका उद्देश्य ही यही है
ये क्यों लेके आ रहा है गवर्नमेंट? ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे कुछ भी डिसीजन ले रही है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसका एक कॉमन एग्ज़ाम हो, तो कॉमन रजिस्ट्रेशन वो चाहती है ना। तो आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा और उसी के आधार पर आपको चुना जाएगा आगे के लिए। तो इस पे मैं और आता हूँ मेरे फोर्थ पॉइंट में कि कॉमन एग्ज़ाम से क्या मेरा मतलब है। थर्ड पॉइंट आप सुन लीजिए कि ये समझ में आ रहा है कि NCS विल कंडक्ट सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम फॉर 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो जैसे 10th पास है उसके लिए अलग से एग्जाम निकलेगा, 12th पास है उसके लिए अलग एग्जाम निकलेगा, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग होगा और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग होगा। ये बात भी समझ में इसलिए आती है कि ऐसा नहीं है कि जो 10th पास बच्चा है उसको ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम को करने को चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। या फिर ऐसा भी नहीं चाहते कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोई स्टूडेंट है, कोई कैंडिडेट है और उससे आप 12th पास का एग्ज़ाम करवाएंगे, 12th पास के लेवल का कराएंगे, ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो जो कंडक्ट जो होंगे वो सेपरेट होंगे। और इसमें यह है कि जैसे अभी होता था SSC MTS 10th के लिए, SSC CHSL आपका 12th के लिए, आपका ग्रेजुएट के लिए CGL, तो ये इसी टाइप से ही है एक प्रकार से। पर जैसे मैं अगर बात करूँ रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में जैसे कुछ पोस्ट है वो 10th पास के लिए निकली है या कुछ 12th पास के लिए निकली है, तो उनके लिए भी ये कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उनको अलग अलग एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं देनी पड़ेगी कि मतलब जो बंदा SSC सपोज़ कीजिए CHSL दे रहा है और वही बच्चा अगर रेलवे दे रहा है तो उनको जो टायर 1 है, जो लेवल 1 है उनका, वो कॉमन ही हो जाएगा। तो इससे उसका काफ़ी समय भी बचेगा और काफ़ी टाइम भी बचेगा, काफ़ी एनर्जी भी बचेगा। तो ये है मेरा तीसरा पॉइंट कि यहाँ पे कॉमन करने की बात हो रही है। आइए अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट विल बी इशूड स्कोर कार्ड विच हैज़ वैलिडिटी ऑफ 1 year विच विल एक्ट लाइक योर टायर 1 एग्ज़ाम। कैंडिडेट को यहाँ पे एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जैसे कि आपका गेट का स्कोर कार्ड होता है, GRE में एक स्कोर कार्ड होता है और एग्ज़ाम्स हर इंटरवल में होता है, जैसे 3 महीने होता है, साल भर होता है। तो यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो 1 year की है, मतलब 1 year, 1 साल में आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना होगा इस टाइप का, और यह एक आपके टायर 1 एग्ज़ाम की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो पैटर्न जो बना है वो समझिए आप, जैसे आपके GRE स्कोर, GMAT स्कोर होता है, तो उसी तर्ज पे इसको बनाया गया है। और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस टाइप का सिस्टम है, तो वहाँ पे हर चीज़ के लिए हर बार एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो इसीलिए एक स्कोर कार्ड की तरह एक्ट करेगा जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा। अब आते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप ये सोचेंगे कि सर टायर 1 एग्ज़ाम हो गया, बस यही एग्ज़ाम होगा या साल भर में एक ही एग्ज़ाम देना होगा या और कोई एग्ज़ाम को नहीं देना होगा? ऐसा नहीं है, आपको टायर 2 एग्ज़ाम देना होगा और वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वो अपना करवाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे रेलवे है और SSC है या फिर और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन पोस्ट है, तो उन्होंने एक कॉमन टेस्ट तो आपका देखा, स्कोर कार्ड देखा, अब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये कट ऑफ वाले बच्चे हैं उनको ही हम टायर 2 में बैठने देंगे। तो मतलब 80 के ऊपर जिसके मार्क्स आ रहे हैं या 50 के ऊपर जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसी को मैं टायर 2 में एग्ज़ाम में बिठाऊंगा। तो ये है कि उनको एग्ज़ाम तो मेन एग्ज़ाम देने होंगे, पर अभी जो हो रहा था कि हर एग्ज़ाम के लिए, हर पोस्ट के लिए उनको ये टायर 1 जो था देना पड़ता था, तो अब ये जो टायर 1 है वो कॉमन हो गया है और वो भी 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए आपको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का टायर 1 नहीं देना पड़ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है और आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट जो इसको कंडक्ट कराती है, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही उनका भी टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा। और छठी बात ये है कि ये जो पूरा जो वर्क है, पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय के अंदर आएगा। तो बेसिकली आप समझ रहे बात को कि पूरा सेंट्रलाइजेशन करने की बात हो रही है, पूरा केंद्र सरकार इस प्रोसेस को अच्छे से अपने हाथ में लेना चाहती है। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसमें, और ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए उसको आप समझिए। इसमें आपके जो टॉप 5 पॉइंट्स मैंने बताए इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि बात क्या हो रही है और किस दिशा पे गवर्नमेंट जा रही है, किस प्रकार की डिसीजन गवर्नमेंट लेने जा रही है। अब बढ़ते हैं हम आगे कि आप ये समझेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है,
तो इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सीरियसनेस है और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इससे हम काफ़ी आशय निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, काफ़ी इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं। पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। पहली बात तो ये कि टू मेक स्टूडेंट हैप्पी और ब्रांडिंग फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। देखिए गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं ऑफिशियल्स, ये तो है कि उनको देश की सेवा करनी है या फिर देश के लिए उन लोगों को एक्शंस लेने हैं, पर उनका जो एक मेन कंसर्न रहता है कि वो रहता है कि जो इलेक्शन में जीतना। जैसे मान लीजिए अभी मोदी गवर्नमेंट है तो वो 2019 के इलेक्शन में भी फिर से पावर में आना चाहती है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए बात कॉमन ही है। तो अब इसमें यह है कि जो यूथ है, जो युवा है, वो एक बहुत बड़ा वोटर बेस बनते हैं। तो अगर गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए सीरियस है कि अगर उनके लिए कुछ कर दिया, उनको कुछ फ़ायदा दे दिया, उनको कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, उनको खुश कर दिया, तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये हो जाएगा कि भाई मोदी साहब ने ये काम किया है और हमको इससे अच्छा हुआ है, तो आइए चलिए मोदी साहब को अपन वोट दें। तो इस टाइप के लिए गवर्नमेंट जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिग डिसीजन है। और ऐसा मत समझिए कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, इस इशू के लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, क्योंकि जितना ये इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ये इशू जो है गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सीरियसनेस है तो ये इम्प्लीमेंट होने की चांसेस इसलिए बढ़ जाती है, ये मेरा इसमें पॉइंट है। तो ये तो मैंने बेसिक आपको बात बताई, और अब मैं ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी, किस प्रकार से गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो सबसे पहली बात ये कहूँगा मैं कि चेंज द नेम एंड रीस्ट्रक्चर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट चाहती है अपने आप को एज अ ब्रांडिंग करना चाहती है, या फिर ऐसा दिखाना चाहती है कि वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो क्या करती है गवर्नमेंट कि उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम ही चेंज कर देती है, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो फिर ऐसा होता है कि इस अमुक गवर्नमेंट ने, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, इससे जनता को ये फ़ायदा हुआ था, तो आइए हम इस गवर्नमेंट को चुनें या फिर इस गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करें। तो ये एक बात हो जाती है। तो जैसे इसमें पहली बात मैं कहूँगा कि पहला एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस गवर्नमेंट ने और भी इस प्रकार के एक्शन लिए हैं। तो उसमें तो देखिए प्लानिंग कमीशन जो था, जो कितने सालों से हमारे देश में चला आ रहा था, गवर्नमेंट ने उसको नीति आयोग में चेंज किया। तो इसमें नाम भी चेंज किया है और कुछ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी हायरार्की है, उसमें ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इन्होंने कुछ चेंज किया है, और उसकी जो थीम है उस पर भी उन्होंने कुछ चेंज लाया है। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया कि हाँ गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेती है। और एक डिसीजन था और बहुत ही अच्छा डिसीजन था, और ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको IIT JEE का भी एग्ज़ाम देना पड़ता था, उनको स्टेट लेवल का PET का भी एग्ज़ाम देना पड़ता था, और उनको NIT और सेंट्रल और बाकी यूनिवर्सिटी के लिए AIEEE का भी एग्ज़ाम देना पड़ता था। और इसका मतलब ये होता था कि जैसे कि मैं बंदा हूँ, सपोज़ कीजिए मैं जयपुर का बंदा हूँ, तो मैं जयपुर के लिए मैं IIT का भी एग्ज़ाम दूंगा और मैं PET का भी एग्ज़ाम दूंगा, मैं AIEEE का भी एग्ज़ाम दूंगा। अच्छा, अब मैं जो है MP PET से मैंने 12th पास किया है, उसको भी मैं भर सकता हूँ, और राजस्थान से भी मैं भर सकता हूँ। इस प्रकार से है। तो अब मुझको MP भी जाना होगा MP का एग्ज़ाम देने के लिए, और राजस्थान से भी मुझको एग्ज़ाम देना होगा। तो इस प्रकार से क्या है, मुझको बहुत सारे चक्कर लगते थे और बहुत प्रकार के एग्ज़ाम्स इसमें इंजीनियरिंग में हुआ करते थे। पर गवर्नमेंट ने अब क्या डिसीजन लिया है कि अब इंजीनियरिंग का एक ही एग्ज़ाम होगा, वो होगा IIT JEE मेंस, और उसके बाद एग्ज़ाम होगा एडवांस। तो जो IIT JEE एडवांस में क्लियर कर लेंगे उनको तो IIT में सिलेक्शन मिलेगा, और जो IIT JEE मेंस में कर लेंगे उसके बेसिस पे उनको NIT में भी एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिलेगा, और अब तो जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी बोले कि हम भी IIT JEE मेंस को ही अपना वो मानेंगे, हम लोग भी अलग से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो ये एक और एग्जांपल मैंने दिया कि किस प्रकार से गवर्नमेंट सेंट्रलाइज कर रही है, और इससे ये एक प्रूफ है कि इससे स्टूडेंट्स का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ये आशा की जाती है कि इस स्टेप से आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और यहाँ पे पहले क्या होता था कि IIT खुद एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए खड़गपुर IIT खड़गपुर है वो इसको कर रही है, कंडक्ट करा रही है, कभी IIT कानपुर करा रही है, पर बाद में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई एक CBSE जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये CBSE जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है वो ही इन सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगा, मतलब IIT JEE को कंडक्ट कराएगा। तो यहाँ पे अगेन उन्होंने जो पावर जो है, जो अथॉरिटी है, वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज नहीं करी, विकेंद्रीकरण नहीं किया, उन्होंने सारा का सारा सेंटर ने अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखना चाहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे वो जॉब के लिए भी करना चाहेगी।
अच्छा, एक और बात जो मोदी गवर्नमेंट ने लिया है, ये तो मोदी गवर्नमेंट से पहले हुआ था, पर ये एक और जो गवर्नमेंट ने लिया है कि एबॉलिश पर्सनल इंटरव्यू। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चुनाव अपने लाल किला के भाषण में इसकी घोषणा की थी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, और स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स ने इसको बहुत ही अच्छा माना है। क्योंकि होता यह था कि जैसे कुछ भी जॉब वैकेंसी निकलती है तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि उन लोग 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेके पहुंच जाते हैं और सेटिंग होती है, सिफारिश होती है। सिफारिश तो नहीं होती थी, मेन तो ये पैसा वाली बात ही हुआ करती थी, जिसमें इंटरव्यू में पैसा देकर सिलेक्शन लिया जाता था और इससे करप्शन भी बढ़ता था और फालतू में लोगों के पैसे भी जाते थे। तो वो चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो कैंडिडेट्स है, जो यूथ है, उन्होंने काफ़ी इस थर्ड स्टेप को काफ़ी सपोर्ट किया था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि जो भाई जिसका सिलेक्शन होना है वही सिलेक्शन ले, और ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं हो कि भाई वो 2 लाख रुपए दे रहा है, मैं 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें ना हो। तो इसके लिए इसकी भी काफ़ी प्रशंसा की गई थी। तो ये एक पॉइंट था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है और पहले उनके क्या क्या डिसीजन थे। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ इज़ अ बिग इशू। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको गवर्नमेंट इसको छोटा भी नहीं आंक रही है। उसको पता है एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ कहूँगा मैं, कि बहुत सारे युवा बेरोजगार है और ये इलेक्शन में बहुत बड़ा इशू बनता है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ कर पाए, कुछ सिंप्लीफाई कर पाए, तो गवर्नमेंट सीरियस है। और पांचवी मैं बात कहूँगा कि सिंप्लीफाई एंड मेक गवर्नमेंट प्रोसेस फास्टर, कि जो गवर्नमेंट की प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसको गवर्नमेंट सिंपल भी बनाना चाहती है और फास्टर भी बनाना चाहती है। कई स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप मैसेज ऐसे कर रखे हैं, ऐसे पोस्ट आती है कि गवर्नमेंट क्या है सबसे 500 रुपये, किसी से 200 रुपये, इस टाइप से फॉर्म भरवाती है और लाखों स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और गवर्नमेंट को बहुत सारे से पैसे की आमदनी होती है। तो गवर्नमेंट ने ये क्या खोल रखा है, क्या जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्या हो रहा है? पहली बात मैं इसमें बताऊं कि कई स्टूडेंट्स जो ये बात कर रहे हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि ये जो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनको कंडक्ट कराने में कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना बंदोबस्त करना पड़ता है, पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ता है एग्ज़ाम सेंटर पे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। पेपर लीक होता है तो उसके हिसाब से भी काम करना होता है। और आपके जो ये खर्चे जो है 1 करोड़ 2 करोड़ जो टोटल रेवेन्यू जो इससे आता है वो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अरबों के डिसीजन लिए जाते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है पैसा। और गवर्नमेंट इससे काफ़ी इसमें एफिशिएंसी भी लाना चाहती है, क्योंकि कितने बार पेपर लीक हो गए हैं और उसकी वजह से स्टूडेंट का नाराज़गी उनको झेलना पड़ा है। तो ये बात है कि इसको सिंप्लीफाई बनाया जाएगा, इसको फास्टर बनाने के लिए एक ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की पूरी चांसेस हैं। और छठी बात यह है कि स्टूडेंट का टाइम बचता है, मनी बचता है और एनर्जी बचता है। ये भी गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है। और कई बच्चे जो गरीब घर के भी होते हैं और मिडिल क्लास भी होते हैं, उनके लिए भी हर फॉर्म भरना 500 रुपये के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट खुश, युवा खुश इस देश का, तो खुश होकर वो सरकार को भी जो है सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो आपका वो गवर्नमेंट के मन में है। ठीक है। और 7वां मेरा पॉइंट ये रहेगा कि स्टेट लेवल पोस्ट में ऑल्सो रेफर टू योर NCS कार्ड। हाँ जी, ये एक्चुअली होगा क्या कि ऑफिशियली तो ये सेंट्रल के लिए होगा, पर बाद में क्या हो जाएगा धीरे धीरे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, मान लीजिए स्टेट पुलिस का आपका एग्ज़ाम हो गया या फिर स्टेट में आपकी लाइब्रेरियन की भर्ती हो रही है, कोई भी भर्ती हो रही है, तो स्टेट भी बोलेंगे यार कि हम लोग फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, इतना पैसा खर्च करें, एक काम करते हैं, आपका जो NCS कार्ड जो मिला हुआ है ना, उसी के आधार पे हमने 100 का कट ऑफ रख दिया है, जो जो बच्चे हैं वो आ जाओ इसमें, है ना। तो स्टेट लेवल भी इसमें आने की काफ़ी चांसेस होती है कि आगे ये ऑफिशियली नहीं होगा, बट धीरे धीरे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी NCS कार्ड को ही यूज़ करेंगे कि बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उनको ये पता है कि जैसे उनको सिलेक्शन लेना है, 1000 बच्चों का उनको चुनना है, ठीक है। तो और उनको पता है कि वो ये काम करेंगे कि एग्ज़ाम जो है 10,000 बच्चों में से करवाएंगे, क्योंकि अगर 1000 पोस्ट भी निकलती है अगर किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी पोस्ट के लिए, तो 1-1 लाख लोग फालतू में भर देते हैं। कई लोग ऐसे भर देते हैं जिनको पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उनकी भी लायबिलिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वालों को करनी पड़ती है, उनके लिए भी सब अरेंजमेंट करने पड़ते हैं।
और वो जो आपके 500 रुपये का फॉर्म होता है उससे उनका खर्चा या फिर वो जो प्रोसेस है या उनका मकसद ही नहीं है उस टाइप का पैसा कमाना, तो ना वो पैसा तो सरकार के पास जाता है, उन ऑफिसर्स के पास तो जाता भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आगे जाके जो स्टेट लेवल जो पोस्ट है वो भी रेफ़र करना चाहेंगी एनसीएस कार्ड को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हुआ था कि आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो स्टेट लेवल के जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उन्होंने बोला कि हमको फालतू में सरदर्दी नहीं चाहिए, हमको फालतू की टेंशन नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो हम भी आईआईटी जेईई मेंस को ही रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये एक इशू है। जो 8वां मेरा पॉइंट इसमें ये कहूँगा मैं कि ये जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो सीरियस है और यहाँ पे जो डिसीजन जो है वो लेते हैं इन लोग और एक बिग एक्शन लेने से घबराते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुमत भी है और इनको नेक्स्ट इलेक्शन में अगर जीतना है तो देखिए अगर इन लोग बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो ये हार जाएंगे। तो पूरा का पूरा इनको बिग एक्शन लेने के रेडी भी है, इनकी नीयत भी है। और कुछ एग्जांपल मैं लूँगा जिससे बताऊंगा कि हाँ ये गवर्नमेंट इस प्रकार के इशू, इस प्रकार के एक्शन लेने को जो है समर्थ भी है और रेडी भी है, ठीक है। तो एक तो जैसे घटना हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक की, जो इंडिया में इस लेवल पे कभी नहीं हुई थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, तो एक बिग डिसीजन था। डीमोनेटाइजेशन इतना बड़ा इशू उन्होंने कर दिया और इस प्रकार से जो है ये रिस्की था उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, पर उसको एक पॉजिटिव में उन्होंने चेंज किया। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और उस पर काफ़ी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, जिस प्रकार से एक्शंस ले रही है। और स्टार्टअप इंडिया, और ये भी अगेन आपके रोजगार के संबंधी एक उन्होंने निकाला था। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ इज़ बिग इशू, गवर्नमेंट इज़ सीरियस, तो ये काम हो सकता है। इसमें मतलब ढील ढलाई वाली बात नहीं है कि चलो चलता है, हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपन तो पैसे कमाने में लगे हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इस टाइम बहुत सीरियस है और साथ में बहुत स्ट्रांग भी है, और दे हैव टू बी स्ट्रांग बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ अच्छा करना ही होगा। तो उम्मीद की जाती है कि स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ध्यान रखते हुए ये एक्शन लिया जाएगा। तो मैं इसमें इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ कि देखिए पास्ट में एग्जांपल आपने देख लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हुए हैं। गवर्नमेंट की खुद की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत तो है ही, आपका तो टाइम बचेगा ही, गवर्नमेंट की खुद की ज़रूरत है कि हाँ उनको सेंट्रलाइज करना है पूरा सिस्टम, जिससे कि बेटर हो सके। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि पुलिस का बंदोबस्त गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने मतलब मान लीजिए 1000 पुलिस वाले लगा दिए और पेपर तो भी लीक हो रहा है, तो वो अब ये करेंगे कि एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और उसमें 1000 क्या उसमें 5000 पुलिस वाले लगा दिए, मतलब सिस्टम को और बेटर बना दिया कि पेपर उसमें लीक हो ही नहीं। तो गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी स्पेंड कर पाएगी, क्योंकि उनको एक एग्ज़ाम के लिए करना है इवेंट और बार बार इवेंट उनको नहीं करने हैं। तो जो एजेंसी है उनके लिए भी इसमें काफ़ी टाइम बचेगा। तो ये सारी बातें हैं, आप इसको समझिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने एक एक चीज़ को रिसर्च के आधार पर लिखा है आपके लिए, तो उसको आप ध्यान दीजिए। फिर मैं आगे बात करूंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इम्प्लीकेशन क्या है, इसका प्रभाव क्या रहेगा और इसके आशय क्या है। तो आपकी तैयारी के ऊपर आपकी जो स्थिति है उस पर किस प्रकार से अफेक्ट होगा वो जानिए। तो पहली बात मैं कहूँगा कि मेक थिंग क्रिस्टल क्लियर। जो स्टूडेंट नॉन सीरियस है उनके लिए वरदान है, क्योंकि अब उन्हें पेरेंटल व सोसाइटी प्रेशर के कारण बार बार एग्ज़ाम नहीं खेलना होगा। देखिए इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसका अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में तो उसका ज़िंदगी बर्बाद है, उसका करियर बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे जो है आपके करियर है, डिफरेंट करियर्स है, और उसमें भी काफ़ी लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। पर होता क्या है हमारे देश में कि सोसाइटी और पेरेंटल का इतना प्रेशर रहता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी काम के नहीं हो। तो ऐसा भी सोसाइटी में काफ़ी होता है। तो अब जो बच्चा पढ़ाई में सीरियस नहीं है या फिर कुछ और उसका एरिया है, तो उसको क्लियर मालूम हो जाएगा कि देखिए मेरा एनसीएस कार्ड ये है, अब मेरे को फालतू में 1 साल के लिए वेस्ट नहीं करना है। मेरे फिसड्डी हूँ मैं पढ़ाई में, कोई बात नहीं, पर अब ये एग्ज़ाम मैंने दे दिया, अब मैं भले ही कुछ और में कॉन्सेंट्रेट करके और में मैं सक्सेस पाऊंगा। और काफ़ी लोगों ने सक्सेस पाई भी है। तो उनके लिए देखिए मैं सच कहूँगा कि बहुत अच्छा डिसीजन होगा, उनके लिए वरदान होगा कि जो फालतू में पढ़ रहे हैं या फिर प्रेशर के कारण पढ़ रहे हैं वो कुछ और रास्ता अपनाएंगे और रियली में लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं है कि आज बेटा पुलिस का एग्ज़ाम है, आज बेटा एसएससी का एग्ज़ाम है, आज बेटा इसका एग्ज़ाम है, आज बेटा उसका एग्ज़ाम है, तो बच्चा जो है वो घूमता रहे और कोचिंग में जाता रहे। आज हाँ ये कि भाई आज इसकी वैकेंसी निकली है, ये कोचिंग 2 महीने की ज्वाइन कर ली, फिर ये वाली वैकेंसी निकली है, फिर 2 महीने के लिए ज्वाइन कर ली, तो ये बहुत बड़ा ही हो जाएगा और
टायर 1 में ही वो क्लियर हो जाएंगे कि देखिए पापा, देखिए मम्मी, टायर 1 में मेरा नहीं हुआ, अब आप शांत बैठिए, अब मैं दूसरा मुझको काम करना था, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये स्थिति है, और माँ बाप भी समझेंगे कि हाँ मेरा बच्चा जो है टायर जो 1 में या फिर एनसीएस में ही नहीं निकाल पाया, तो उसको और कुछ करने दो या फिर और कुछ करियर देख लेते हैं, हो सकता है उसमें वो काफ़ी आगे बढ़ जाए। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, और इसको मैं अच्छी तरह मैं अपने रिलेशन में भी इस बात को देखता हूँ, इस बात को समझता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत ही बड़ा वरदान होगा। बाकी जो दूसरा पॉइंट है, स्टूडेंट्स के पैसे, समय व एनर्जी बचेंगी, क्योंकि अब बार बार फॉर्म भरने की दिक्कत, एग्ज़ाम सेंटर जाने की दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी समय तो हमारा एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा उसके इंतज़ार में लगा रहता है, तो वो 1 साल में 1 बार निकल रहा है, ठीक है। फिर बार बार फॉर्म नहीं खरीदना है, बार बार फॉर्म खरीदने नहीं जाना है, बार बार फॉर्म भरना नहीं है, फिर बार बार फॉर्म भराने के लिए पैसे नहीं देना है, फिर बार बार आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं जाना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका बहुत समय बचेगा। तो इसका इम्प्लीकेशन भी ये है कि आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा, तो बहुत बड़ा लोड कम होगा। और ये जो चीज़ मैंने बताई थी, आपकी IIT JEE वाला एग्जांपल दिया था, इसमें आप अगर पूछेंगे जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये उनके लिए यूज़फुल रहा है। तो इस बात को भी आपके लिए अफेक्ट करेगा इस प्रकार से। आइए तीसरी बात मैं कहूँगा इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश को लेके एक बहुत बड़ा इशू बनाया जा सकता है कि बन रहा है कि क्या टायर 1 में इंग्लिश होगी या नहीं होगी। तो हाँ, मैं ये कोई ऑफिशियल जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ये मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि 100% इंग्लिश को इस एनसीएस से हटाया जाएगा। उसके मैं रीज़न आपको दे रहा हूँ, पर मैं कोई ऑफिशियल आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ऑफिशियल बेसिस पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आशय निकाल के आपको बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि इंग्लिश सब्जेक्ट अभी सभी एग्ज़ाम में कॉमन नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे रीजनिंग हो गया आपका, ठीक है, आपका ये हो गया, मैथ्स हो गया, आप एप्टीट्यूड हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, ये रेलवे में भी आता है, ये एसएससी में आता है, पर इंग्लिश जो है वो आपका इसमें नहीं आता है। ऐसे पुलिस के एग्ज़ाम में है कई जिसमें इंग्लिश नहीं आता है। तो देखिए उसके लिए बहुत यूज़फुल रह जाएगा। आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि अब उनके लिए इंग्लिश नहीं है। अब आप जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है और उसको आप बोलो एकदम से कि नहीं अब इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको आ गया, क्योंकि एनसीएस जो टायर 1 है उसमें आपको इंग्लिश देनी पड़ेगी, तो वो कोई तुक नहीं बैठता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है अभी कॉमन नहीं है। बाकी सब्जेक्ट जो कॉमन है वो एज इट इज़ ही रहेंगे, पर इंग्लिश सब्जेक्ट को इससे हटाया जा सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप कॉमन करोगे तो आपको पता है कि कॉमन नहीं है इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश सब्जेक्ट को यहाँ से हटना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट जो है क्यों डिसीजन ऐसा ले सकती है। गवर्नमेंट जो है, आप जानते हैं, जो बीजेपी जो है, बीजेपी का जो थिंक टैंक है, उसकी जो पूरी सोच है, वो नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसमें काफ़ी प्रकार से अफेक्टेड रहता है। वो उसको काफ़ी अफेक्ट करता है उसके डिसीजंस को। जो पूरा थिंक टैंक है, जो अपने मोदी गवर्नमेंट में बड़े बड़े जो नेता बैठे हुए हैं बीजेपी के, सबके सब आरएसएस से संबंधित हैं। और ये जो लोग हैं ये इंग्लिश के ज़्यादा समर्थन में नहीं है। ये चाहते हैं कि जो देश का जो ओरिजिनल भाषा है, देश की जो नेटिव लैंग्वेज है, देश की जो प्रांतीय भाषा है, स्टेट लेवल की जो भाषा है, अपनी हिंदी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, तो इसको बल मिले, ना कि इंग्लिश को हम ज़्यादा वो करें, क्योंकि ये थोड़े इंग्लिश के समर्थन में नहीं है। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है आरएसएस की, और ये आरएसएस की मांग अभी की नहीं है, ये बहुत सालों की मांग है इनकी। मतलब 30-40 सालों से उन्होंने निकाला था कि भाई इंग्लिश को इतना वो आप मत कीजिए, और जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं वो इंग्लिश की वजह से रह जा रहे हैं। तो ये आरएसएस वाला बहुत बड़ा फैक्टर इसमें काम करेगा, और इंग्लिश को टायर 1 से हटाया जा सकता है। तो ये एक मेरा सोचना है, और आप भी समझ रहे हैं इस बात को, तो ये मैंने पॉइंट बी रखा इसमें। सेकंड बात ये है कि मैंने खुद देखा है ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स काबिल होने के बावजूद इंग्लिश के कारण रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी देश की, मैं बोलूँगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है कि कई स्टूडेंट जो है मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, जनरल अवेयरनेस में अच्छे हैं, पर वो गवर्नमेंट की जॉब सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। तो ये कोई तुक नहीं बनता है, मतलब आप इंग्लिश को थोप रहे हो मेरे हिसाब से, है ना। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कैट का जो एग्ज़ाम होता है, तो जैसे बड़े बड़े देश के जो IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसमें क्या है कि इंग्लिश का इतना बड़ा सेक्शन रहता है, और इंग्लिश में भी हार्ड लेवल पे, डिफ़िकल्ट लेवल पे पूछी जाती है। तो मतलब गवर्नमेंट क्या ये चाहती है, मेरा प्रश्न ये है उनसे कि गवर्नमेंट आप ये चाहती हो कि भाई इस देश में वही बच्चा मैनेजमेंट संस्थानों में या फिर उच्च संस्थानों में पढ़ पाए जिसको इंग्लिश आती हो? ये कोई तुक सही नहीं है,
क्योंकि उनका भी हक है जो हिंदी भाषा में है या फिर जो तमिल भाषा जानते हैं, तेलुगु भाषा जानते हैं। तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो आती है, पर ऐसा भी आप इंग्लिश का क्राइटेरिया ना रख दें कि हम लोग जो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं या फिर जो तमिल भाषी है या फिर तेलुगु भाषी है, कि वो बड़े बड़े संस्थाओं में देश के पढ़ ही नहीं पाए। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो ये भी गवर्नमेंट के ध्यान में है कि अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है। सोसाइटी में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है जिसमें हिंदी मीडियम स्कूल बंद होने की कगार में है। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ जयपुर की, तो हाँ जी हाँ, जयपुर में जहाँ पे हिंदी स्कूल्स थे काफ़ी, अब वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, या तो वो बंद हो रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एक ये भी कंसर्न है कि हिंदी या फिर जो लोकल भाषा है वो इस देश से जाती जा रही है और इसकी इम्पोर्टेंस खोती जा रही है। क्योंकि अब ये हो गया है कि आज जो बच्चे एडमिशन करा रहे हैं तो वो बोलेंगे कि देखो आगे जाके इनको एसएससी का एग्ज़ाम देना होगा या फिर आगे जाके इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्ज़ाम देना होगा, वहाँ पे इंग्लिश होगी। तो इस कारण से फालतू में आप रह जाओगे। तो उनको फर्स्ट क्लास से ही या फिर उनको फिफ्थ क्लास में ही उनको चेंज दिया जा रहा है, उनको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को कंपलसरी पर से किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट के मन में कुछ ना कुछ है कि इसको भी चेंज किया जाए। और गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उस हिसाब से टीचर्स उनके पास में नहीं है। तो वो भी गवर्नमेंट की एक मजबूरी है। और यहाँ पे वो बच्चों का जो एक रुख है उनको ध्यान रखना है। तो ये एक जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है देश में और लोकल भाषाओं के प्रति, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है कुछ सीरियसनेस दिखाएगी और मेरे ख्याल से दिखानी चाहिए। तो ये एक मैंने बात करी है इंग्लिश वाली बात। तो अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ। तो मैं अब इसमें ये कहूँगा कि इंग्लिश को हटाया जा सकता है, वो मैंने आपको टायर 1 से बता दिया कि कारण, कि इसके ये कारण है। पर आप ऐसा मत कीजिए कि आप इंग्लिश को पढ़े ही नहीं, इंग्लिश छोड़ दें, क्योंकि क्या इंग्लिश पूरी तरह हट जाएगी, आइए इस पे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, मैंने जितना संभव हो सका नेट पे सर्च करके, अपने फैकल्टी से बात करके और इस पॉइंट को लिखा है आपके लिए, और मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, तो आपको पूरी पिक्चर इसमें क्लियर होगी। तो आइए मैं बढ़ता हूँ इसमें कि क्या इंग्लिश पूरी तरह हट जाएगी वाली बात मैं कर रहा हूँ। टायर 2 में इंग्लिश ज़रूर होगी, इसके काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारे दफ्तर में इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का एक लैंग्वेज है। ऑफिशियली तो उन लोग हिंदी में ही बात करते हैं या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में ही बात करते हैं, पर जैसे कुछ लेटर लिखना हुआ या फिर जो सिस्टम है कंप्यूटर का, उसमें इंग्लिश ही है। तो गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि इस प्रकार से हो कि वहाँ पे जो बंदे आए, ऐसे बंदे आए नौकरी में, उनके दफ्तरों में, जिनको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती हो। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है, जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम चला आ रहा है तो इंग्लिश चाहेगी कि हाँ इंग्लिश में वो काम कर सके। ठीक है, और इंग्लिश एक पैन इंडिया, एक कॉमन भाषा की तरह है, जो कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह है। तो इंग्लिश में फोकस इसलिए भी दिया जा रहा है कि इंग्लिश जो है कॉमन भाषा है। मान लीजिए आप लखनऊ में है और आपने कोई लेटर तैयार किया ऑफिशियल गवर्नमेंट का, जिसमें आपने हिंदी में लिखा है, चल जाएगा, या फिर आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट निकाला है, हिंदी में चल जाएगा। पर अगर मैं बात करूं कि साउथ की बात करूं या ईस्ट की बात करूं, यहाँ पे वेस्ट की बात करूं, तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है कि आप यहाँ पे दिल्ली में हो और अगर आप तमिलनाडु में बात कर रहे हो, मद्रास बात कर रहे हो, चेन्नई बात कर रहे हो, तो आपको इशू आ सकता है। तो यहाँ पे ये चाहिए होगा कि उन लोग इंग्लिश में ही जो है उनका कम्युनिकेशन हो। तो ये एक डिमांड है, क्योंकि और सेंटर है, तो सेंटर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की तो वहाँ पे सिर्फ आपकी तमिल भाषा में हो जाएगा, या फिर कर्नाटक की जहाँ कन्नड़ भाषा में हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर पैन इंडिया की बात की जा रही है, सेंटर की बात की जा रही है, तो इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट भी रखती है। तो ये पूरी तरह नहीं हटेगी, सेकंड स्टेज में होगी। तो इसलिए आपको इंग्लिश की तैयारी नहीं छोड़नी है। ऐसे नहीं कि आप इंग्लिश की तैयारी छोड़ दें। तो कई बच्चे ये भी करने वाले हैं, मतलब या तो मेरे इस पॉइंट्स को सुन के या फिर उनके भी कुछ पॉइंट्स बनाकर। तो ऐसा भी मत कीजिए, इंग्लिश को मत टालिए। इंग्लिश वैसे भी आपके काम आएगी, तो इंग्लिश को आप एज इट ही करते जाइए। अब मैं आपसे बात करूंगा, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगा। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है कि व्हाट यू हैव टू डू, कि भाई आपको क्या कदम लेने हैं और क्या कदम नहीं लेने, उस बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सो पहली बात तो ये कहूँगा दोस्तों कि जैसे आपकी तैयारी चल रही है उसको एज इट इज़ कंटिन्यू कीजिए। उसको इन इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी भी कारण से रोकिए मत। ऐसे नहीं कि इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया या फिर पढ़ना ही छोड़ दिया, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आपको जो जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं उसको आप बढ़ाइए, उसको घटाइए, रोकिए मत, है ना। तो ये मेरी आपकी सख्त हिदायत है, सख्त रिकमेंडेशन है, सख्त इंस्ट्रक्शन है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।
दूसरी बात ये है कि 99% चांस ये है कि पैटर्न सब्जेक्ट वही रहेंगे, पैटर्न में कोई चेंज एज सच नहीं आएगा, लेवल में एज सच कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम को सेट करने वाले हैं वो एकदम से नहीं वो पूरे बदल जाएंगे, उनको नई भर्ती मिलेगी, ऐसा नहीं है। वही लोग रहेंगे और वही प्रोसेस रहेगी, ऐसा नहीं है कि सारा नया ढंग से काम होगा, बस थोड़ा सा चेंज ज़रूर होगा, बट पैटर्न वैटर्न जो है ऑल द मतलब सेम ही रहेगा। सी पॉइंट मेरा है कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रखे, तैयारी ना छोड़ें, कंडीशन सभी के लिए समान होगी। जो तैयारी को एज इट इज़ रखेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो अनाउंसमेंट की टेंशन करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो ये बात मैंने आपसे कह दी है कि तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पॉइंट्स थे आपके लिए, और जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या कन्फ्यूज़न है, क्या अभी तक की क्या असल में इन्फॉर्मेशन है जो असल में हो रहा है, और क्या उसकी इम्प्लीकेशन होंगे, क्या हो सकता है, किस प्रकार से होगा। और ये भी मैंने आपको बताया बात कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी को कंटिन्यू रखना है, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रखें। जो कई स्टूडेंट्स के मन में है वो पढ़ाई भी छोड़ के बैठे हैं, तो ऐसा ना करें, और उसी में ही उसको बहाना मत बना लीजिए कि भाई पहले क्लियर हो जाए उसके बाद ही पढ़ूंगा। तो ऐसी गलती प्लीज़ मत कीजिए, उससे आप अपना ही पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है। और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुछ नोट कि ये जो सारी जानकारी मैंने दी है आपको इंटरनेट से ली गई है और एक डिस्कशन के आधार पे बनाई गई है, और ये सारे इन्फ्लुएंस मेरे खुद के हैं, कोई ऑफिशियल कंक्लूजन नहीं है। ये मेरे खुद के डिसीजंस है, खुद की मेरी विचारधारा है, उसके आधार पे मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ने मुझको ये बताया या फिर कुछ नोटिफिकेशन पढ़ के मैं आया हूँ अलग से, वो ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मैं कहूँगा कि जो मैंने पढ़ा है, जो एनालिसिस का है, वो मेरे हिसाब से, और उसी लिए मैंने आपके सामने रखा है कि काफ़ी हद तक ये सही है। अगेन मैं ये कहूँगा आपसे कि आपका एग्ज़ाम नेम हमारी व्हाट्सअप नंबर पर जरूर भेज दिए 8003378523, और ईमेल आईडी कर दिए अगर आपके पास व्हाट्सअप नहीं है, theory2practical@gmail.com, जिससे इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, स्टडी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट के, रीजनिंग के, आपके मैथ्स के, एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस के, कुछ फ्री हमारे वीडियो लेक्चर्स भी है, फ्री पीडीएफ भी है, तो उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। इससे भी आप लाभान्वित होंगे। तो ज़रूर एक बार रजिस्टर कराइए, हमसे जुड़े रहिए। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई मत छोड़ना, करते रहना, जो होगा सबके साथ कॉमन ही होगा। चलिए, और मिलते हैं हम आपको आगे की वीडियो के लिए। बाय, ऑल दी बेस्ट।